हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 10 अगस्त और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है कि हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है, तो उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारा पहला सिल्वर मेडल है इस पूरे पेरिस ओलंपिक में अभी तक। तो अभी हमारे पास में टोटल 5 मेडल्स हो चुके हैं और 11th को जो है उसका समापन भी हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो बहुत ही जल्दी हमें रिज़ल्ट पता चल जाएंगे कि कितने हमारे पास मेडल हैं ओवरऑल। गोल्ड की उम्मीद थी बट कोई ना, नेक्स्ट जो है हमारा जो यूएसए में होगा ओलंपिक 2028 में, तो उसमें हम उम्मीद कर सकते हैं। और यही है। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं जो कल मैंने पूछा था आपसे। हाल ही में चर्चा में रहा अडिंचनगिरी मोर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर था वो हमारा था कर्नाटका। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 टू क्रिएट 5 लैक्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़? तो इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी है और इसका उद्देश्य 200 से अधिक लॉजिस्टिक पार्क्स कॉम्प्लेक्स टर्मिनल स्थापित करना है, जिससे लगभग 5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस नीति का उद्देश्य 10,000 प्लस एकड़ लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है, जिसमें 25 जिला नोड, 5 क्षेत्रीय हब और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब शामिल है। ये उच्च नीति तकनीकी लॉजिस्टिक्स को प्रोत्साहित करती है, जिसमें एआई, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, आईओटी और ड्रोन शामिल हैं। तो ये याद रखिएगा कहाँ का है ये इनिशिएटिव, ये हमारा महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने CAVA महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग 2024 जीता है? रिसेंटली विच कंट्री वॉन CAVA वुमेन कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशंस लीग 2024? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा भारत, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। भारत ने काठमांडू में नेपाल को 3-2 से हराकर कावा महिला वॉलीबॉल नेशनल महिला लीग फाइनल का खिताब जीता है। यह लीग भारत की दूसरी जीत थी। लीग चरण में नेपाल से हारने के बावजूद भारत ने फाइनल में चैंपियनशिप जीती है। भारत ने स्वर्ण, नेपाल ने रजत और ईरान ने इस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। तो गोल्ड जीता है हमारे प्यारे भारत ने और सिल्वर जीता है नेपाल ने और ब्रॉन्ज जीता है ईरान ने। और ये कौन सा है? तो कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार नामक एक सामरिक सैन्य अभ्यास किस क्षेत्र में आयोजित किया है? रिसेंटली द इंडियन आर्मी हैज़ कंडक्टेड अ स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एक्सरसाइज पर्वत प्रहार इन विच रीजन? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा लद्दाख। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह पूछी जाती हैं, तो ये याद रखिएगा। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है, जो ऊंचाई पर युद्ध के लिए केंद्रित है। यह अभ्यास भारत चीन सीमा में होगा और यह वास्तविक युद्ध के अनुकरणों को शामिल करता है, ताकि सैनिकों को अनोखी चुनौतियों के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। कैसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है कि रियल वार जैसा, ताकि उनकी जो है तैयारी अच्छी हो सके। इसमें सैन्य संपत्तियों जैसे टैंक, K9 वज्र तोप और UAVs को दिखाया गया है। माउंटेन स्ट्राइक्स क्रॉप्स द्वारा संचालित यह अभ्यास इस संवेदनशील क्षेत्र में तत्परता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर भारत चीन तनाव के बीच। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, श्री बाबा बुढ़ा अमरनाथ मंदिर जो हाल ही में खबरों में देखा गया, जम्मू कश्मीर के किस घाटी में स्थित है? श्री बाबा बुढ़ा अमरनाथ टेम्पल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इस लोकेटेड इन विच वैली ऑफ जम्मू कश्मीर? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा लोरल घाटी। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 10 दिवसीय श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा 8 अगस्त को शुरू हुई। 19 अगस्त को सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन के साथ समाप्ति होगी। तो बस ये आप याद रखिए कि कौन सी घाटी में है, ये हमारा लोरन घाटी में है, पूछा जा सकता है कि न्यूज़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये वक्फ बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में है। वक्फ क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया? व्हाट इज़ वक्फ रिसेंटली सीन इन न्यूज़? अ प्रॉपर्टी डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। ईश्वर के नाम पर धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों को समर्पित जो संपत्ति है उससे रिलेटेड है। 1995 के वक्फ अधिनियम के में संशोधन के लिए विवादास्पद विधेयक, जिसमें गैर मुस्लिम व्यक्तियों और मुस्लिम महिलाओं को वक्फ निकायों में शामिल करने का प्रयास किया गया है, लोकसभा में पेश किया जाने वाला है। 1954
कि वक्फ अधिनियम वक्फ को धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्ति के रूप में परिभाषित करता है और स्कूलों जैसे संस्थानों को वित्त पोषित इसको किया जा सकता है। और ये जो हमारी है ये नॉन ट्रांसफरेबल परपीचुअल जो है संपत्ति के रूप में होती हैं। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है पुरंदर हाईलैंड्स फार्म्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड ने किस देश को भारत के पहले जीआई टैग्ड अंजीर के रस का निर्यात करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि फर्स्ट है पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड हैज़ अचीव्ड सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स बाय एक्सपोर्टिंग इंडियाज फर्स्ट जीआई टैग्ड फिग जूस से रिलेटेड है। फिग जूस टू विच कंट्री, तो ये किससे रिलेटेड है, पोलैंड से रिलेटेड है और पोलैंड को दिया गया है। पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड ने पोलैंड को भारत के पहले जीआई टैग्ड अंजीर के रस का निर्यात करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। अगर हम पोलैंड की जो कैपिटल देखें उसके बारे में देखें तो कैपिटल है वार्सा, मुद्रा है ज़्लॉटी, आधिकारिक भाषा है पॉलिश और जो प्रधानमंत्री है वो है डोनाल्ड टस्क। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी याद रखिए करिए, जो भी एक्स्ट्रा बताई जाती है इनके हिसाब से जब स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। किस स्थान ने एयरबस के सहयोग से नई दिल्ली में विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? विच इंस्टीट्यूट इन कोलैबोरेशन विद एयरबस हैज़ स्टार्टेड इट्स फर्स्ट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एविएशन सेक्टर इन न्यू दिल्ली? तो यह गति शक्ति विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एयरबस के सहयोग से नई दिल्ली में विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ बांग्लादेश एंटरिम गवर्नमेंट आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ शेख हसीना? सही आंसर है हमारा मोहम्मद यूनुस। तो नोबेल पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये भी याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार विजेता है और ये एंटरिम जो गवर्नमेंट होती है उसके प्रमुख के रूप में चुना गया है। अगर हम ये देखें तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, मुद्रा है टका, उसकी जो करेंसी है, राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू और अंतरिम सरकार के जो प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस हैं। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर इन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC? तो इसका सही आंसर है हमारा हरीश दूधानी। हरीश दूधानी को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें माननीय ऊर्जा मंत्री ने पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। CERC की स्थापना कब हुई थी? 1998 के विद्युत नियामक आयोग विधेयक के द्वारा हुई थी और ये CERC विद्युत अधिनियम 2003 के लिए केंद्रीय आयोग है। अगर हम हाल में जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको देखें तो स्मार्ट मार्ट के जो CEO हैं वो है साई राम कृष्ण मूर्ति। इसके अलावा मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज अकादमी के जो अध्यक्ष हैं वो है जेनेट यांग। ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक है ग्रिंसन जॉर्ज। सेना के चिकित्सा सेवाओं की पहली महिला, तो ये इंपॉर्टेंट है, पहली महिला महानिदेशक कौन है? वो है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। और CBDT के 2 नए सदस्य जो बने हैं वो है रमेश नारायण पर्वत और प्रमोद सेठ। और अभी जो UPSC की अध्यक्ष बनी है वो है कौन है? प्रीति सूदन है। तो ये इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स थी वो हैं, इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत 15 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेज़बानी करेगा? इंडिया विल होस्ट द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 फ्रॉम अक्टूबर 15 to 24 इन विच सिटी? सही जो आंसर है वो है हमारा न्यू दिल्ली। 15 से 24 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेज़बानी करेगा। और कोई मेज़बानी जब भारत करता है तो वो थोड़ा सा हमारे लिए, जब वो कोई होस्ट करता है, मेज़बानी करता है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। तो इसको याद रखिएगा 15 to 24 अक्टूबर में नई दिल्ली में इसकी मेज़बानी करेगा। अगर हम विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा के बारे में देखें तो 1865 में स्थापित हुआ है। ITU सूचना और प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसमें 193 सदस्य हैं और 900 से अधिक निजी क्षेत्र की संस्थाएं और शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। भारत कब सदस्य हुआ था? भारत 1869 में ITU का सदस्य है। तो ये याद रखिएगा क्योंकि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे कि मेज़बानी कौन करेगा, तो ये सिर्फ पूछेंगे
भी पीसेस में। लेकिन अगर यूपीएससी को भी आप टारगेट करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें पूछी जाती हैं कि भारत कब सदस्य बना, कब ये आया, यूएन की कोई एजेंसी होती है तो वो और पूछा जाता है, तो उसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, पुडुचेरी के 25वें उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? हु टुक द ओथ एज द 25th लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द पुडुचेरी? तो सही आंसर हमारा के कैलाश नाथन। के कैलाश नाथन 25वें उपराज्यपाल के रूप में उन्होंने शपथ ली है। मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी सी कृष्ण कुमार द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। अगर हम पुडुचेरी के बारे में देखें, गठन कब हुआ था? 1 जुलाई 1963 को। कैपिटल है पौंडीचेरी। मुख्यमंत्री है एन रंगास्वामी। और अभी जो रिसेंट में जो गवर्नर बनाए गए हैं वो है झारखंड के राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ के हैं और राजस्थान के हरिभाऊ किशन राव मांगड़े। तेलंगाना के हैं जिष्णुदेव वर्मा और पंजाब के हैं गुलाब चंद कटारिया। महाराष्ट्र के हैं सीपी राधाकृष्णन। सिक्किम के हैं ओपी माथुर और मेघालय के हैं CH विजयशंकर। तो ये अभी रिसेंट के जो गवर्नर बनाए गए हैं वो थे। और इसी के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जिस हिसाब से हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उस हिसाब से जो मेडल्स हैं वो बहुत कम आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो खेल का जो कल्चर है वो है ही नहीं। क्योंकि बोलते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, तो खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ऐसे करके बोला जाता था। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे देश में स्पोर्ट्स का कल्चर अभी भी नहीं है उतना जितना हम पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट भी है उतना ही ज़्यादा। तो हमें स्पोर्ट्स को भी, इवन जब आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो कोई ना कोई स्पोर्ट्स में भी आपको ध्यान देना चाहिए कि कुछ ना कुछ, नहीं तो बैडमिंटन ही खेलिए, कुछ करिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो भी आपको एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, एंग्जाइटी होती है, जो भी डिप्रेशन टाइप का लगने लगता है, वो भी आपका निकल जाता है जब आप खेल खेलते हो, कोई गेम खेलते हो, फोकस होते हो। इवन इंडोर जो बाहर आउटडोर गेम्स होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। और साथ ही साथ में जो आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है, तो हमें उसे भी प्रमोट करना चाहिए। और आज का डिस्कशन बस इतना ही था। आपकी क्या राय है इस बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं कल। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि आप टोटल अब आपके 8 वीडियोस आ चुके हैं हमारे 5 मिनट सीरीज़ के, तो उसे जाके ज़रूर देखिए। और आपका क्या फीडबैक है, आप चाहते हैं उसको सीरीज़ को कंटिन्यू करना, क्योंकि ज्योग्राफी हमारी ख़त्म हो चुकी है उस वीडियो के साथ में ही, और अब हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो देखते हैं, आप जैसा बताएंगे। अगर आप चाहते हैं 5 मिनट सीरीज़ कंटिन्यू करना तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।